नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मेरे पति अखिल, जिनका खुद का बिजनेस है। वे स्वभाव से और शरीर से बहुत ही अच्छे हैं, पर उनके टूर से मुझे बहुत चिढ़ होती है। महीने के 15 दिन वे टूर पे होते हैं और मैं घर में अकेली ही होती हूँ। हमारा शहर के बाहर एक बड़ा सा बंगला है। आसपास सब बड़े बड़े बंगले ही थे, तो किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी। इसीलिए जब भी अखिल टूर पर चला जाता तो मैं बहुत बोर हो जाती घर में अकेली बैठकर, और कुछ भी करने को नहीं होता था। रामू काका हमारे घर में नौकर है। उनकी उम्र लगभग 65 साल थी, फिर भी घर के सभी काम कर लेते हैं। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है। अगर शहर जाना हो तो चाचा ही ड्राइविंग करते थे, तो मैंने कभी ड्राइविंग सीखी ही नहीं। एक दिन रामू काका ने कहा कि मालकिन, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। जब मैंने काका से पूछा आपको अब क्यों जाना है, तो तभी चाचा बोले, मालकिन पिछले 4 साल से घर नहीं गए हैं, घरवाली बहुत याद कर रही है। मैंने हंसते हुए काका कहा, अभी इस उम्र में घरवाली? काका, मगर आपको भी पता है ना, मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती, और आप अगर 15 दिन के बाद चले जाते तो तब तक साहब भी आ जाते। रामू काका ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैंने घर के काम के लिए अपने भतीजे को बोला है। मुझे रामू काका पर तो मुझे भरोसा था, पर उसके भतीजे पर, नए आदमी पर एकदम से भरोसा रखना थोड़ा मुश्किल ही था। तो मैंने काका से पूछा, भरोसेमंद तो है ना? रामू काका बोला, मालकिन मेरी जबान है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, कब जा रहे हैं आप? कल रात को ही निकलेंगे, काका बोले। चाचा छुट्टी पे जा रहे थे तो मुझे डर सा लग रहा था। मेरी शादी होने के बाद पहली बार काका छुट्टी ले रहे थे। अब सब काम मुझे करना था, इस डर से ही मैं उन्हें ना कह रही थी। पर उन्होंने भी चालाकी से अपने भतीजे को काम पे लगा दिया, तो मुझे कोई कारण ही नहीं बचा ना कहने को। दूसरे दिन काका अपने भतीजे को लेकर आ गया। मालकिन, यह लो, वीरू को ले आया हूँ। मैंने उससे अपने बारे में सब कुछ पूछा और क्या क्या काम आता है। सारी जानकारी लेने के बाद काका से कहा, इसे सब कुछ समझा दो, सब काम वगैरह, मैं बाहर जा रही हूँ। मैंने उन्हें बताया और घर से बाहर निकली। बाहर टैक्सी पकड़कर मैं शहर चली गई। वापस घर में आते ही वीरू ने मुझे पानी लाकर दिया। फिर उसे रात का खाना ऊपर बेडरूम में लाने को बोलकर मैं बेडरूम में चली गई। शाम को मैंने काका को पैसे दिए। उसी रात की गाड़ी से काका अपने गांव को चले गए। दूसरे दिन सुबह बेडरूम का दरवाजा बजने से मेरी नींद खुली। कौन है? मैंने पूछा तो बाहर वीरू चाय लेकर आया था। मैंने उठकर अपना गाउन ठीक किया और दरवाजा खोला। उसने चाय टेबल पर रखी और चला गया। मैंने चाय पीते पीते पेपर पढ़ा रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। मेरी बहन रीमा का फोन था। उसने मुझे पूछा, दीदी आज दोपहर को टाइम है क्या? मैंने कहा, हाँ है ना, क्या बात है? रीमा बोली, कुछ नहीं, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए, तो सोचा तुमसे मिल लूं। मैंने कहा, मैं एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ, दोपहर को 4 बजे तक लौटूंगी। तुम ऐसा करो, 4 बजे आ जाओ। मैंने वीरू को बुलाया और कहा, दोपहर को मेरी बहन आने वाली है, दोपहर को खाना थोड़ा ज्यादा बनाना। मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। उसको बोलकर मैं घर से बाहर निकली। मेरा काम 3 बजे ही खत्म हो गया। मैं रिक्शा पकड़कर घर की तरफ निकली। 4 बजे रीमा आने वाली थी। उसके साथ क्या क्या बातें करनी है, इस बारे में मैं सोचने लगी। रीमा मेरे से 2 साल छोटी थी। सबसे छोटी होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। शादी के बाद भी उसका स्वभाव नहीं बदला था। वह बहुत बार मुझे कहती, दीदी जीजू को तो अपना बिजनेस प्यारा है, तुम क्यों अपने आप को तड़ी दे पा रही हो? कोई जवान नौकर रखो ना अपने यहाँ काम पे, वह तुम्हारा सारा काम करेगा। वह हमेशा से ही ऐसे बिंदास बोलती थी, पर मुझे नहीं लगता कि उसने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा। जब मैं लॉक खोलकर घर के अंदर गई, वीरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने खुद ही किचन में जाकर फ्रिज में से पानी निकालकर पिया। फिर हॉल में सोफे पर बैठकर आंख बंद करके बैठ गई। अचानक ही कुछ आवाज कानों में पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा
तो कुछ भी नहीं था। शायद मुझे वहम हो रहा था। यह सोचकर फिर से आंखें बंद कर लेट गई, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान दिया तो पता चला आवाज ऊपर के बेडरूम से आ रही थी। मेरे बेडरूम के पास एक गेस्ट रूम है, उसी रूम से। वीरू मेरे न रहते मेरे बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसीलिए थोड़ा डरते हुए मैं ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं रूम के पास जा रही थी वैसे ही आवाजें तेज होने लगी। ये तो किसी औरत की आवाज थी, मगर कौन हो सकता है? मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पता नहीं कौन होगा। अभी उसे रंगे हाथ पकड़ती हूँ। मैंने देखा 4 बजने को है। अगर रीमा ने यह देख लिया तो पहले वीरू को थप्पड़ जड़ देगी, फिर उसे घर से बाहर निकाल देगी। मैं घर में अकेली होती हूँ। उसे पता है मेरी इतनी चिंता तो उसे भी है, आखिरकार मेरी बहन है वह। मेरे मन में मेरी बहन का ख्याल आया। मैंने मन में सोचा, भाड़ में जाए यह वीरू, बाहर आने के बाद उसे देखती हूँ। मैं पहले नीचे जाकर बैठती हूँ, सीमा आ गई तो गजब हो जाएगा। बहुत ही बिंदास है वह, मेरे ऊपर भी शक ले सकती है। मैं नीचे जाने के लिए मुड़ी, तभी वीरू की आवाज मेरे कानों में पड़ी। फिर उस औरत की आवाज सुनाई दी। वह थोड़ा ही बोली, पर मेरे नीचे की जमीन मानो हिलने लगी। ये तो रीमा की आवाज है, पर रीमा ऐसे नहीं करेगी शायद। मुझे ही गलतफहमी हुई होगी, मन में कहकर मैं नीचे जाने लगी। क्या मेम साहब आप भी? वीरू बोला। उसे मेम साहब बोल रहा है, इसका मतलब यह कोई घरेलू औरत है। मैं घर में नहीं हूँ, यह देखकर उसने इसे बुलाया होगा। मैं एक एक कदम दूर जा रही थी, पर आगे के वाक्य से मैं थम गई। यह तो पक्का सीमा की आवाज है, और बोलने की स्टाइल भी सीमा जैसी है। मेरा शक सही साबित हो रहा था। नीचे जाने के बजाय मैंने अब मेरे रूम में जाकर कपड़े बदलने की सोची और मेरे रूम की तरफ चली गई। दीदी मैं आ गई, कहाँ हो तुम? जैसे ही सीमा का आवाज आई, मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने गाउन पहना और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सीमा सीधी अंदर आ गई और मुझे गले लगा लिया। दीदी कितने दिन बाद मिल रही हो? तभी वीरू ने दरवाजा खटखटाया। मेम साहब यह लो शरबत। ऐसा बोलकर उसने शरबत का ग्लास टेबल पर रखा। मैंने पूछा, वीरू कहाँ गए थे तुम? तो उसने कहा, मेम साहब वो चावल लेने गए थे। मैंने कहा, चावल तो है ना घर में? उसने कहा, हाँ पर बासमती नहीं है, बिरयानी बनाने की सोच रहा था। ये मेम साहब भी आई है ना? रीमा की तरफ देखते हुए वीरू बोला। अच्छा जाओ कुछ नाश्ता बनाओ। उसने कहा, क्या बनाऊं मेम साहब? रीमा बोली, समोसा चाट बनाओ, तुम्हारा अच्छा होता है। अचानक रीमा बोली तो मैंने चौंक कर रीमा की तरफ देखा। तब तक उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा भी दी थी। तुमको कैसे पता? मैंने पूछा। अरे नहीं नार्थ, में ऐसी ही चीजें होती है ना, वह नजर चुराते हुए बोली। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं रीमा के पास आई और उसे पूछा, सच बोल रीमा, तू इसको पहचानती है क्या? नहीं दीदी, मैं कैसे पहचानूंगी इसे? उसने तो सरासर इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे बस इतना ही कहना है कि जो कुछ भी है सच बोल, क्या चल रहा है तुम्हारा? मैंने आज सब अपनी आंखों से देखा है, मैं बोली। तो वो अटकते हुए बोली, यह कैसे मुमकिन है? दरवाजा तो बंद था। पकड़ ही गई ना। अब बताओ तुम्हारे और वीरू के बीच में क्या चल रहा है? मैंने पूछा। रीमा ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा, दीदी कहानी की शुरुआत पिछली होली से हुई थी। तुम्हें तो पता है राकेश हमेशा टूर पर रहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह घर में अकेली रहती हूँ, मुझे भी घर खाने को दौड़ता है। तुम्हें तो पता ही है दीदी कि मैं कितने बिंदास टाइप की हूँ। हुआ ऐसे कि पिछली होली पर मैं और मेरी दोस्त सभी इकट्ठा होकर होली का एंजॉय करने का फैसला किया। सभी लोग उस दिन रंग की मस्ती में डूबे हुए थे और ठंडाई पी रहे थे। मुझे और मेरी दोस्तों को पता नहीं था कि ठंडाई में इतना नशा होगा। पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें पता नहीं चला कि हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। घर पर आने के बाद मैं कभी अपने आप हंसने लगती और कभी अपने आप रोने लगती। वीरू जब शाम को घर पर आया तो उसने मेरा यह हाल देखा तो वह मुझे बोला, मेम साहब आपने यह क्या कर दिया? मैंने वीरू को देखते ही पता नहीं मेरी दबी हुई इच्छाएं अपने आप बाहर आने लगी। मैंने वीरू से कहा कि वह अपने पति से प्यार ना मिलने की वजह से दुखी है।
मैंने पता नहीं वीरू के साथ क्या क्या किया, लेकिन वीरू बिल्कुल स्वामी भक्त था। उसने मुझे जैसे तैसे सुला दिया और अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने वीरू को मालिश के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मालिश के लिए मनाया। मुझे उससे काफी रिलीफ महसूस हुई और मैं एकदम ठीक हो गई। अब मेरा यह रोज का हो गया था, पर पिछले महीने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। राकेश 2 महीने के लिए टूर पर गया था। वीरू मेरी मालिश कर रहा था, उतने में राकेश आ गया और उसने यह सब देखते ही राकेश गुस्सा हो गया। उसके बाद हम दोनों के बहुत झगड़े हुए। राकेश ने वीरू को घर से निकाल दिया और मुझे मुंह ना खोलने के शर्त पर घर में रख लिया। राकेश भी अब सारे टूर कैंसिल करके घर में ही रहता। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। आज तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं जल्दी यहाँ आ गई। 2 बजे तब वीरू ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मैं कुछ कह न सकी और मेरा रोना निकल आया, क्योंकि मेरे कारण एक निर्दोष और स्वामी भक्त नौकर को अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। वीरू को डर था कि कहीं तुम्हें हमारी बातों का पता चल गया तो तुम उसे नौकरी से निकाल दोगी। इसीलिए उसने मुझे ऊपर गेस्ट रूम में ले गया। मैं वीरू से माफी मांगने लायक भी नहीं थी, क्योंकि यह सब मेरी वजह से हुआ था। इन्हीं सब बातों के बीच आप आ गई। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी बहन और नौकर पर शक किया। मैंने रीमा से कहा, इतना कुछ हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रीमा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बजे थे। वह जल्दी से उठी और मुझे बोली, चलो दीदी, मैं चलती हूँ। राकेश मेरी राह देख रहा होगा, नहीं तो वह इधर आ जाएगा और उसने वीरू को यहाँ देख लिया तो मेरी खैर नहीं। शाम को जब मैं नीचे जाकर खाना खाने लगी, वीरू मेरे सामने नहीं आ रहा था। शायद वह डर गया था कि दोपहर की बात मुझे पता न चल जाए। मैंने खाना खत्म किया और ऊपर जाकर बेड पर सो गई दिमाग में। फिर भी वही ख्याल बार बार आ रहे थे, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। दूसरे दिन वीरू मुझे बोला, मेम साहब आज दोपहर को छुट्टी चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, मैंने उसे छुट्टी दे दी। वह खुश हुआ और अपना काम करने लगा। दोपहर को वह मेरे कमरे के बाहर आया और दरवाजा खटखटाया। मैं कुछ सोचते हुए बालकनी में खड़ी थी। यह भांग क्या होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, पर रीमा की बातें सुनने के बाद मेरा मन भी कर रहा था। वीरू ने कहा, हम जा रहे मेम साहब। तो मैंने पूछा, पर जा कहाँ रहे हो? उसने कहा, भैया के घर पर। मैं सुनते हुए बोली, तो मेरा एक काम करोगे? उसने कहा, क्या मेम साहब? मुझे रीमा के घर छोड़ दो और वहीं से तुम चले जाओ। मैं बोली। वीरू ने कहा, नहीं मेम साहब, हम उनके घर के पास में छोड़ सकते हैं, पर उनके घर नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं तैयार होकर आती हूँ। वह नीचे गाड़ी निकालने चला गया। वीरू ने गाड़ी चालू की। रास्ते में मैंने पूछा, आज किस लिए जा रहे हो तुम? वह बोला, अभी जाकर हम भर पेट खाऊंगा। भाभी के हाथ का खाना वह सब बारीकी से बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे छोटे छोटे काम करता था, लेकिन खुशी क्या है उसे पता थी। और हम इतना पैसा कमाते हैं, ऐश में रहते हैं, फिर भी सुख नहीं। उसने रीमा के घर के पास में ही गाड़ी खड़ी की। वह पीछे से बोला, मैं आपको 7 बजे लेने को आऊंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और रीमा के घर चली गई। रीमा के घर आकर कुछ अजीब ही लगा। रीमा और राकेश के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई थी। राकेश शाम को काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। एक छोटी सी गलती की वजह से उन दोनों के बीच जो दूरियां बनी थी वह शायद कभी ही पूर्ति हो पाएगी। दोस्तों, बात की सच्चाई जाने बिना कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए जिसमें आपको आगे जाकर पछताना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है। मैं काफी शर्मीले मिजाज का आदमी हूँ, सो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया क्योंकि लड़कियों से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं सूरत में फ्लैट लेकर रहता हूँ। मेरे सामने वाले फ्लैट में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला सदस्य
और उसके सास ससुर रहते हैं। महिला का नाम सरला है और उसके पति दुबई के किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं और उसका यहाँ आना साल 2 साल में एकाध ही बार हो पाता है। सरला भाभी की शादी हुए लगभग साल भर हो रहा था और पड़ोसी होने के नाते उनके घर पे मेरा आना जाना भी होता था। लेकिन क्योंकि मैं शर्मीला था तो उनसे कभी इधर उधर की बातें नहीं करता था। एक दिन सुबह भाभी जान ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगी कि मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई है, थोड़ी चीनी दे दो। मैं उनको देखने में इतना लीन हो गया था कि पहली बार मैं उनकी बात को ठीक से सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा, भाभी अभी नींद से उठा हूँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर मैं उनको वहीं हॉल में छोड़कर किचन में चीनी लाने चला गया। मैंने अपना मोबाइल हॉल में रखा था तो भाभी ने जैसे ही खोला देखती रह गई। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, ये क्या है रोहित? मैं एकदम से सकपका गया। उन्होंने बिना किसी भाव को प्रदर्शित किए हुए कहा, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझती थी। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, आज के जमाने में ये कॉमन है। मैं चुप रहा तो भाभी बोली, अच्छा लाओ चीनी दो, अब बहुत देर हो गई। मैंने चीनी का कटोरा उनको थमा दिया। उसी रात को वो फिर मेरे कमरे में कटोरा लौटाने के लिए आई। मैंने उन्हें बैठने को कहा तो वो सोफे पे बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई। फिर आखिरी में वो बोली, रोहित तुमसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, हाँ बोलिए भाभी। भाभी ने कहा, देखो कुछ गलत मत समझना, तुम्हें तो पता है मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन मंगवाने हैं। कुछ देर तो मैं उनका मुंह ही ताकता रह गया। मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। इस बार मुझे भी लगा कि भाभी से खुलकर बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह मेरी भाभी से बात करने में झिझक खत्म सी हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि कब तक मंगवा दोगे? तो मैंने कहा, भाभी आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, 3-4 दिनों में आ जाएगा। इसके बाद से तो सरला भाभी के लिए मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग जागने लगी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार जागने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं और उनके पास उनका पति नहीं। हम दोनों ही दिल के साफ थे। वो अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। ये सोचकर मेरे अंदर उनके लिए और प्यार उमड़ने लगा। 3-4 दिनों बाद उनका ऑर्डर आ गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार था तो मैंने सोचा कि दीपावली पर ही उनको गिफ्ट करूंगा। बीच में उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए मुझसे पूछा भी कि ऑर्डर अब तक आया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि भाभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो मीठे से जैसे उन्हें कुछ याद आया और कहा कि परसों दीपावली है तो तुम्हारा परसों का खाना हमारे घर पे ही होगा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। आंटी से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनको कुछ भी काम होता था या बाहर से कुछ लाना होता था तो मैं ही वो सारे काम करता था। दीपावली के दिन अंकल आंटी को शुभकामनाएं दी। मैंने उनकी खैरियत पूछी और वहीं हॉल में हम लोग टीवी देखते हुए बातें करने लगे। भाभी ने बड़े प्यार से खाना खिलाया। फिर रात में मैं डिनर करने नहीं गया। मुझे पता था भाभी जी बुलाने जरूर आएंगी। रात में उन्होंने बेल बजाई। मैंने जाके दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। मैंने उनका पैकेट उनके हाथों में थमाते हुए कहा, भाभी ये रही आपकी दीपावली की गिफ्ट। वो चौंक गई। उन्होंने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, खोल के देख लीजिए। उन्होंने पैकेट खोला और देखते ही हल्की सी हंसी उनके सारे चेहरे पे फैल गई। उन्हें आज इसकी उम्मीद न थी तो पूछा कि ये सब आज ही मतलब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपके सब्र का फल, वो भी मीठा वाला। कुछ देर तो वो पैकेट देखती रही। फिर जैसे अचानक से उन्हें कुछ ख्याल आया और कहने लगी, चलो मम्मी पापा तुम्हारा डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसको अभी अपने पास में रखो, मैं रात में आऊंगी तो ले जाऊंगी। कुछ देर बाद खाना समाप्त हुआ और मैं अपने फ्लैट पे वापस आ गया। अब मैं सरला भाभी का इंतजार करने लगा। मैं सरला भाभी के इंतजार में बेसब्र हुआ जा रहा था और भाभी थी कि आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा, सब्र कर रोहित, सब्र का फल मीठा हो सकता है। उनको ना आता देखकर मैंने पैकेट खोला और उसे हाथ में लेकर देखने लगा। तभी अचानक डोर खुला और भाभी सामने हाजिर हो गई।
मैं सोफे पे बैठे बैठे ही उनके चेहरे का दीदार करने लगा। मेरे हाथों में अपना सामान देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, बरखुरदार, ये आपके काम की चीज नहीं है। मैंने भी बात को मोड़ते हुए कहा, आपने बड़ी देर कर दी आने में। फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और भाभी बोली तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया, तो ये बताओ ये कितने का पड़ा? पैसे मैं लेके आई हूँ। उनकी बातों को मैंने समझते हुए कहा, गिफ्ट का कोई पैसे लेता है क्या? उसके बाद उन्होंने मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना होने के बारे में पूछा, तो मैंने वही पुराना डायलॉग मार दिया कि आपकी जैसी हसीन मोहतरमा हमें मिली ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, मेरी तारीफ कर रहे हो या फ्लर्ट? मैंने कहा, अपनी बदकिस्मती बता रहा हूँ जी। भाभी, अरे कोई न सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें भी कभी न कभी मीठा फल मिल जाएगा। इसके बाद कहने लगी, रोहित अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। मैं भी अपने बेड पे गया और भाभी के बारे में सोचने लगा। उनके और मेरे बीच में जो कुछ चल रहा था वो सामान्य नहीं था। मुझे लग रहा था कि आगे चलकर हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन शाम को हमारी मुलाकात हुई तो मैंने भाभी से पूछा कि फल मीठा था कि तीखा। पहले तो भाभी झेप गई, फिर मेरी हंसी देखकर बोली, अब तो ये फल खाने वाला ही जाने कि मीठा था या तीखा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। एक रात को मैं हाल में लैपटॉप पे गाना लगा के ओमेक बंद करके गाने सुन रहा था। लैपटॉप पे मेरा मनपसंद गाना बजा जा रहा था और मैं आंखें बंद करके किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अचानक पीछे से मेरे कान में किसी ने जोर से चिल्लाया, लो मैं आ गई। मैं चौंक कर हड़बड़ी में उठ गया और पीछे मुड़ा और देखा तो सरला भाभी खड़ी थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तो बरखुरदार, किसी के इंतजार में पुराने गाने सुन रहे हैं? आपके सपनों की रानी तो नहीं आई, लेकिन मैं चली आई। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया गाने हैं, कुछ मेरे मोबाइल में भी डाल दो। मैंने कहा, भाभी, मेरे लैपटॉप में एक से बढ़कर एक गाने हैं, उसमें से आपको जो भी पसंद है ले लो। मैंने भाभी को अपने लैपटॉप में फोल्डर खोल के दे दिया। भाभी ने कहा, अरे तो ऐसे मैं कैसे जानूंगी कि कौन सा अच्छा है? मैंने कहा, भाभी आप एक काम करो, आप लैपटॉप अपने रूम पे लेती जाओ और आराम से जितने गाने हैं आप देखो और जो पसंद आए उसे अपने मोबाइल में ले लेना। मेरा ये प्रस्ताव उन्हें पसंद आया और मैंने उन्हें वो लैपटॉप वैसे ही दे दिया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मेरी नजर बाथरूम के शीशे में गई। पीछे सरला भाभी खड़ी थी। मैं उस समय एक अलग ही सुरूर में था। फिर भाभी बिना कुछ कहे ही जाने लगी। पता नहीं भाभी कितने देर से खड़ी थी। मैं वैसे ही दौड़ा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं बाथरूम के दरवाजे से होते हुए धड़ाम से बाहर की ओर गिरा। मेरे मुंह से जोर से कराहने की आवाज निकली। मेरी चीखने की आवाज सुनकर भाभी वापस दौड़ते हुए आई। भाभी ने मुझे पकड़कर उठाया और मुझे मेरे बेडरूम में ले जाकर बेड पे बिठाया। फिर पूछा, लगी तो नहीं? मैंने नामे सिर हिलाया। भाभी मुझे देखने लगी। मैंने कहा, मैंने वो आपको देखा नहीं था। फिर उन्होंने मुझसे आयोडेक्स के बारे में पूछा कि है या नहीं। मैंने नामे सर हिला दिया तो वो अपने घर आयोडेक्स लेने चली गई। तब तक मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। वैसे मुझे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन घुटने के बल गिरने के कारण घुटने में दर्द जरूर हो रहा था। भाभी आयोडेक्स लेकर आई। मैं बेड के एक सिरे पर घुटना नीचे लटकाए बैठा था और भाभी नीचे बैठ के घुटने पे आयोडेक्स मलने लगी। मैं उनके चिंतित चेहरे को ही निहारे जा रहा था। कोई मेरे लिए भी इतना परेशान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भाभी से बोला, भाभी आप वापस क्यों आई? उन्होंने बताया कि लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो उसी का वो चार्जर लेने आई थी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आपको डोरबेल बजाना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते? उनकी इस बात पे मैं चुप हो गया। फिर वो खड़ी हुई और चार्जर के बारे में पूछने लगी। मैंने चार्जर लाकर उनके हाथ में थमा दिया और उनका चेहरा देखने लगा। सुबह हुई तो मैं नहा धो के ऑफिस की ओर जाने को निकला तो लैपटॉप का ख्याल आ गया। मैं ऑफिस में लैपटॉप लेकर जाता हूँ
क्योंकि कुछ काम लैपटॉप में करने पड़ते थे। अब न चाहते हुए भी मुझे सामने के फ्लैट का डोर बेल बजानी पड़ी। सामने चेहरे पे थकान और आंखों में लालिमा लिए भाभी खड़ी थी। शायद रात में वो ठीक से सोई नहीं थी और इसका गुनाहगार केवल मैं था। मैंने तुरंत कहा कि वो ऑफिस में लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जरूरत ना हो तो लैपटॉप। सामने हॉल में अंकल आंटी बैठे चाय पी रहे थे, तो मुझे देखते ही अंकल बोले, अरे रोहित बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मैं अंदर चला गया। भाभी लैपटॉप लेके आई तो मैंने अंकल को बताया कि नए गानों के लिए भाभी लैपटॉप लाई थी। तब अंकल ने भाभी को मुझे चाय देने के लिए कहा। चाय खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे शाम को आते समय आम लाने को कह दिया। आम का नाम सुनते ही मैं भाभी की तरफ देख क्योंकि हंस दिया। वो झेप गई और दूसरे तरफ देखने लग गई। मैंने अंकल से कहा, अंकल मार्केट में तो कई प्रकार के आम हैं, आपको कौन सा चाहिए? आंटी भाभी से पूछने लगी कि बेटा कौन सा आम मंगाए। मैं भाभी को देख के बोल दिया, भाभी को शायद बिना गुठलियों वाले आम पसंद होंगे। मैं इतना कहकर हंसने लगा। अंकल चौंक के बोले, अरे ऐसा भी कोई आम होता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम को आते ही मैंने भाभी की डोर बेल को बजाया। आशा के अनुसार भाभी ने ही दरवाजा खोला। मैं रूम में डायरेक्ट घुस गया और चलते चलते ही कहा कि लीजिए आपका आम, आपको ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपके पास तो इससे भी मीठा आम, वो भी बिना गुठलियों वाला है। भाभी ने गुस्सा होते हुए कहा, ये तुमने क्या आम आम लगा रखा है? अभी तक तो मैंने उसको खाया भी नहीं है। इतना कहा आम की पन्नी मेरे हाथों से लेकर भाभी किचन की तरफ चल दी। खैर मैं रात में ही गया और फिर खाना खाया और उसके बाद लैपटॉप पे रोमांटिक गाने सुनने लगा। मुझे अब कभी भी नींद आ सकती थी, सो सोचा कि दरवाजा बंद कर दूं, लेकिन न जाने क्या ख्याल मन में आया कि मैंने आज दरवाजा लॉक ही नहीं किया और सोफे पे बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और जब सुबह आंख खुली तो देखा कि लैपटॉप नहीं है। मेरे जूते और मोजे जो कि मैं पहन के ही सो गया था वो भी गायब थे। मुझे लगा कि सब चोरी हो गया। मैं भाग के अपने बेडरूम में गया तो देखा लैपटॉप वही टेबल पर पड़ा है, जूते भी बेड के नीचे रखे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद रात में भाभी आई हुई थी। अगले दिन में जब भाभी मेरे रूम में आई तो मैंने भाभी ने कहा कि भाभी आपने यह सब किया? तो भाभी ने कहा, हाँ मैंने ही किया था। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भाभी को अपनी बात बता देनी चाहिए कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। मैंने भाभी से अपने दिल की बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम यह आज कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरे इस लगाव को क्या समझा है? मैंने भाभी से तुरंत माफी मांगी। फिर भाभी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है जिसमें तुम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पता है एक औरत की ख्वाहिश क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि इस दुनिया में एक इंसान ऐसा हो जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कद्र करे और सबसे बड़ी बात, उसे बिना किसी स्वार्थ के निभाए। मेरे समझ में आ गया कि मैंने जिस रिश्ते को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था वह सही मायनों में कभी भी संभव नहीं हो सकता, खासकर जब कोई तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। उसके बाद मेरा और सरला भाभी का एक दोस्त का रिश्ता बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या है। जब मेरी उम्र 20 साल थी तभी मेरी शादी कर दी गई। मुझे मेरे चाचा चाची ने पालकर बड़ा किया था क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए थे। मुझे 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाया गया था और फिर मुझे घर के काम काज में लगा दिया गया। मेरे चाचा एक दुकान चलाते थे जिसमें उन्हें बहुत नुकसान हो गया, मगर काम को चलाने के लिए उन्होंने एक साहूकार से कर्जा ले लिया जो सूद की वजह से बढ़ता गया और उसे उतारना मेरे चाचा के बस की बात नहीं रही। उस सेठ की पत्नी मर चुकी थी और उसका एक लड़का था जिसकी उम्र 21 साल की थी। वो कहीं दूसरे शहर में पढ़ता था। उसके लड़के का नाम महेश था। वो लड़का जब भी मुझे देखता तो मुस्कुराकर अपनी आंखें झुका लेता था।
मुझे दिल ही दिल में उस लड़के से प्यार हो गया था। एक दिन जब वो कहीं से आ रहा था तो मैंने जानबूझकर नाटक किया। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, मैं ड्रामा करते हुए उसके सामने गिर गई। उसने झट से मुझे सहारा देते हुए उठाया और पूछा, अरे क्या हुआ? मैंने कमजोरी का दिखावा करते हुए कहा, पता नहीं, लगता है चक्कर आ गया है। मेरी यह बात सुनकर उसने मुझे सहारा दिए रखा और जब मैंने कमजोरी का दिखावा जारी रखा तो उसने मुझे गोद में उठाकर कहा, चलो मैं तुम्हें वहां पेड़ के नीचे लिटा दूं। उसने जोर से पकड़ा हुआ था ताकि मैं गिर न सकूं। उसका इस तरह से पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, काश कि कोई तुम जैसा मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही उठाकर रखे। उसने कहा, कोई क्यों, मुझ में क्या कोई कमी है? मैंने कहा, कहाँ मेरी किस्मत और कहाँ तुम। जिसको तुम मिलोगे वो तो बहुत किस्मत वाली होगी। मेरे नसीब में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसने कहा, तुम देख लेना, एक दिन मैं तुम्हारी तकदीर अपनी तकदीर से मिला दूंगा। इस तरह हम दोनों का प्यार चल पड़ा, लेकिन मेरा उससे ज्यादा मिलना नहीं हो पाता था क्योंकि मैं अधिकतर घर में ही रहती थी। कुछ ही दिनों में हमारा आपस में मिलना या एक दूसरे को देखना भी खत्म हो चुका था क्योंकि वो किसी दूसरे शहर में जा चुका था। मगर जाने से पहले वो मुझसे बोलकर गया था कि मैं जब पढ़ाई पूरी करके वापस आऊंगा तो तुम्हारे चाचा से तुमसे अपनी शादी की बात करूंगा। इधर महेश का बाप जानता था कि मेरे चाचा उसका पैसा वापस नहीं कर सकेंगे। यह सब जानते हुए भी उसने चाचा से पैसों का तकाजा बार बार करना शुरू कर दिया। एक दिन चाचा ने सेठ के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, मैं आपका कर्ज वापस नहीं कर सकूंगा। आप अगर चाहे तो मेरे घर पर कब्जा कर सकते हो। उसकी नजर शायद मुझ पर रही होगी, जिस वजह से उसने चाचा को बुलाकर कहा, तुम पैसे नहीं दे सकते तो अपनी भतीजी की शादी मुझसे कर दो। चाचा यह सुनकर उससे बोले, लाला हम गरीब हैं, मगर तुम्हें तो जरा समझना चाहिए ना कि वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है। महेश के बाप ने कहा, उम्र से क्या होता है, मेरी बेटी तो नहीं है ना। देखो, किसी दिन अगर किसी लड़के ने उसके साथ कुछ कर दिया तो मुंह भी देखने लायक नहीं रहोगे। मैं उससे कोई भगाकर नहीं ले जा रहा, उससे शादी करके उसके साथ रहना चाहता हूँ। रात में चाचा से मैंने सुना कि वो चाची से कह रहे थे कि सेठ ने कहा है कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम संध्या की शादी मुझसे कर दो। तुम्हें शादी में भी कुछ खर्च नहीं करना होगा, जो खर्च होगा वो ही उठाएगा। चाची ये सुनकर बहुत खुश नजर आई और बोली, जल्दी से हाँ बोल दो। चाचा उससे कह रहे थे, जानती हो वो 48 साल से भी ऊपर का है और अपनी संध्या अभी 20 की भी नहीं हुई है। चाची यह सुनकर कुछ गुस्से से बोली, अरे तुम्हारी तो मती ही मारी गई है। हम जब सड़क पर आ जाएंगे तब क्या करोगे? तुम सुधा की शादी तब कैसे कर पाओगे बताओ? ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चाचा ने फिर से कहा, उसकी तोंद देखी है हमारी सुधा, उस सांड के आगे बछिया है। मुझे लगता है कि वो संध्या को तुमसे अच्छा ही खुश रख पाएगा। यह सुनकर चाचा की बोलती बंद हो गई और वो कुछ नहीं कह पाए। मगर मैं अपनी किस्मत पर रोती रही कहाँ। वो मेरे ससुर बनने वाला था और अब वो मेरा पति बनने लगा था। मुझे पूरा विश्वास था कि जब महेश को पता लगेगा तो वो यह शादी नहीं होने देगा, मगर उसका बाप भी पूरा घाक था। उसने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और मेरे साथ अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी शादी को पूरी तरह से गोपनीय रखा, बस एक दिन पहले ही सभी को बताया ताकि उसके बेटे को कोई बताकर उसके रंग में भंग ना डाल दे। अगले एक हफ्ते में ही मेरी शादी उससे कर दी गई, जो मुझसे 27 साल बड़ा था। शादी के बाद जब रात हो गई तो वो मेरे पास आकर बोला, संध्या रानी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर दिन में मुझे चाचा अपने साथ अपने घर पर ले गए और बोले कि रात को वापस चली जाना। चाची ने मुझसे पूछा, बोलो बिटिया कैसी रही? मैं चाची से क्या कहती? चाची ने मुझसे कहा कि सुनो संध्या, एक बात ध्यान से सुन लो, यह जीवन बहुत मजबूर करता है। कई बार जो काम हम करना नहीं चाहते हैं वो भी करना होता है। हमारी भी मजबूरी थी जो तुमको उसके साथ बांध दिया। खैर, अब जो हुआ वो तो हो गया, मगर मुझे यह भी पता है कि वो तुमसे
पहले ही संसार को छोड़ जाएगा, इसीलिए उसको अपने कब्जे में कर लेना और फिर उससे बोलना कि अगर मुझ पर पूरा ख्याल रखने का वादा किया है तो बैंक में कुछ पैसे मेरे नाम से भी जमा करवा दो, ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी कोई सेठानी हूँ। हाँ, मगर पहले नाम अपना ही रखना, ताकि यह ना समझा जाए कि मेरे मन में कोई खोट है। चाची की बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं किसी मौके की तलाश में थी, मगर मुझे कोई मौका मिल ही नहीं रहा था। यह सब अब भी उसके लड़के को नहीं पता था। वो जब मिलने के लिए घर वापस आया तो वो मुझे घर में देखकर बहुत हैरान हुआ। मगर जब उसको पता लगा कि जो लड़की उससे शादी कर सकती थी वो उसकी माँ बन गई है, तो वो बाप से लड़ते हुए अगले दिन ही वापस चला गया। मेरे पति को अपने लड़के के व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा और वो बीमार पड़ गया। मैंने महेश को फोन करके बताया भी, मगर उसने कहा मेरा कोई बाप नहीं है, मैं अब उसे नहीं देखने आऊंगा। मैंने अपने पति से यह सब तो नहीं बताया, मगर वो अब कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया और उनको हॉस्पिटल में ले गए, मगर वो बच नहीं पाया और उसका देहांत हो गया। मेरा पति अपने लड़के के व्यवहार से बहुत दुखी था और उसने मरने से पहले सारा कुछ मेरे नाम कर दिया। उसने अपने लड़के के नाम कुछ भी नहीं किया। जब मैं महेश को अपने पति की मौत के बारे में बताया तो वो आया, मगर अंतिम संस्कार करके चला गया। जाते समय वो मुझसे बोला कि मैं तुमको ना तो मां मानता हूँ और ना ही मानूंगा। मेरे बाप ने तुम्हारे नाम जो लिखा है तुम उसे रखो, मुझे उन पैसों को देखना भी नहीं है। मैंने उससे जाने से पहले कहा कि अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो, क्या कहना है। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मुझे माँ एक बार नहीं 100 बार मत मानो, मैं भी तुम्हें कभी बेटा नहीं कहूंगी। अगर तुम समझते हो कि मैंने यह सब तुम्हारे बाप की दौलत के लिए किया है तो तुम सब कुछ वापस ले लो। तुम जहाँ कहोगे मैं साइन कर दूंगी। मुझे मेरे चाचा और चाची ने अपना कर्ज चुका ना पाने की वजह से तुम्हारे बाप के पास बेचा था। मैं तो एक बिकी हुई चीज हूँ जिसे जब तक इस्तेमाल करना था किया गया। मेरा क्या है, मैं तो केले का छिलका हूँ। जब केला खा लिया तो छिलका किस काम का। कभी समय मिले तो मेरे हालत पर भी गौर करना। मैं किन हालातों में यहाँ आई और किस हालत में अब रह रही हूँ, बस मुझे इतना ही कहना है। मैं यह सब कहकर दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन वो चला गया, मगर जाने से पहले एक पत्र लिखकर मुझे देते हुए बोला कि इसे मेरे जाने के बाद खोलना। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था, संध्या जी, जब मैंने आपको अपने घर पर देखा और पाया कि आप मेरी माँ की पदवी पा चुकी है तो मैं दिल ही दिल में बहुत रोया और अगले दिन ही वहां से वापस आ गया। जानती है किस लिए? क्योंकि मैं आपसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करता था। मैं तो अपने बाप से कहने वाला था कि मेरी शादी संध्या से करवा दो, मगर उससे पहले ही मेरे बाप ने आपको मेरी माँ बना दिया। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए मैं उनसे मिलने भी नहीं आया। लेकिन आपकी बातों में सच्चाई थी जो मेरे मन को छू गई। अब आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर क्योंकि उसने आपके नाम पर बहुत सा पैसा कर दिया है इसलिए शायद आपको मेरी जरूरत ना पड़े। मगर एक बात आपसे बता दूं कि पैसा किसी काम नहीं आएगा। यह आज है, कल पता नहीं कहाँ जाएगा। इस पैसे की वजह से आप देख लेना कि आपका वो चाचा जिसने आपकी शादी मेरे बाप से करवा दी खुद ही आएगा आपसे मीठी मीठी बातें करते हुए कि उसे कुछ पैसे की जरूरत है। यही है जिंदगी का सत्य। मुझे उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ना माँ कह सकता हूँ और ना ही कह पाऊंगा। अब यहाँ कहानी बदल गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अब भी मेरे पति गुजरे कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे चाचा और चाची मेरे पास आए और बोले कि लाला, तुम्हारे नाम से सब कुछ कर गए है या नहीं। मैंने कहा बोल तो रहा था, मगर पता करना पड़ेगा। मुझे पता लगा है कि उसका पैसा पुरखों का है और इसमें उसके बेटे महेश का पूरा हक बनता है। यह सुनकर उनका मुंह उतर गया। बोले, बेटी, अगर हो सके तो कुछ पैसे हमें दे दो। देख लो, अगर तुम्हारे पास रखे हुए हो तो, क्योंकि घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मैंने यह सुनकर उनको कुछ पैसे दिए और बोली, मेरे पास अब और नहीं है। जब तक कि यह ना पता लग जाए कि पैसों को असली हकदार कौन है, मुझसे पैसे न मांगना।
खैर, उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो पैसे मुझसे लिए थे उनको लेकर चलते बने। मैंने उसी रात महेश से फोन पर बात की और बोली कि तुम ठीक कह रहे थे, मेरे चाचा चाची की नजर अब जो मेरे पास है उस पर है। तुम कागज बनवा कर मुझसे साइन करवा लो। मैं यह पैसे अपने पास नहीं रखना चाहती। वैसे भी इसके असली मालिक तो तुम ही हो। मैं तो तुम्हारे बाप की नजरों में एक वस्तु थी जिसे उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पर खरीदा था। उसने मुझसे कहा, मुझे सोचने का कुछ समय दो, मैं फिर बात करूंगा। अभी तो तुम जैसा चल रहा चलने दो। कुछ दिनों बाद महेश आया और बोला कि मैं 2 दिनों के लिए आया हूँ। मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही, मगर मैं भी मजबूर हूँ। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाप बुढ़ापे में भी तुम्हारी जिंदगी खराब कर गया है। उसे समझना चाहिए था कि उसका बेटा शादी के लायक है, तब भी बेटे की शादी करने के बजाय अपनी कर ली। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते कैसे थे। मैं इनको पूछकर भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। जो मेरे बाप ने आपके नाम लिखा है उसे अपने नाम पर ही रहने दो। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि महेश ने अपने नाम करवा लिया है। इससे तुमसे कोई कुछ मांगने लायक नहीं रहेगा। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत सहायता करनी पड़े तो कर दिया करना। आखिर वो भी मजबूरी में ही तुम्हारे पास आते हैं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और एक पत्र लिखकर उसे यह कहते हुए दिया कि तुम्हें इसको वापस घर पर पहुंचकर ही पढ़ना है। उस पत्र में मैंने लिखा था, महेश, यह तो तुम्हें पता ही है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे बाप से कर दी गई थी। वो पति पत्नी के रिश्ते बनाने लायक नहीं थी। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने खुद को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। शायद मेरी तकदीर ही यही है। मुझे लगा था कि आपके पिता ने मेरी शादी आपसे करने के लिए चाचा से कहा होगा, मगर जब मैंने चाची से बात करते हुए सुना तो मुझे पता लगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। खुद को अपनी फूटी तकदीर पर छोड़कर मैं आपके पिता की पत्नी बन गई। अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। अभी मेरे पति को गुजरे कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी चाची एक दिन मुझसे बोली कि संध्या, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ अपने बारे में सोचो। मैंने कहा, चाची, जब मेरी शादी की थी तब यह नहीं सोचा गया था जो अब बोल रही हो। उसने कहा, वो तो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, मगर यह तो हमसे नहीं देखा जा सकता कि तुम जवानी में इस तरह से रहो। मैंने कहा, फिर बताओ मैं क्या करूं? चाची बोली, तुम दोबारा से शादी कर लो। मैंने पूछा, किससे? तब चाची ने अपने किसी रिश्तेदार का नाम बताया। मुझे पक्का पता लग गया था कि चाची उसको मोहरा बनाकर सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। जिस लड़के का नाम वो बता रही थी वो 2 बच्चों का बाप था और उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। यह सब सुनकर मेरा दिल चाचा चाची से पूरी तरह से टूट गया। मैंने सोचा कि अच्छा होगा अगर मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊं और फिर से नई जिंदगी शुरू करूं। इससे पहले मैं कुछ सोचती, मुझे फोन आया कि महेश बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर मैं उसी समय वहां के लिए निकल पड़ी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो वो बेहोश था और कुछ बुदबुदा रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जब अपने कान उसके पास ले जाकर सुना तो मैं बहुत हैरान हो गई। वो बोल रहा था, संध्या, मुझे छोड़कर ना जाओ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, मुझे ना छोड़कर जाओ। अब मुझे पता लगा कि वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई दिमाग में किसी सोच ने असर किया है जिससे यह बेहोश हो गया है। मुझे पता लगा कि वो पिछले 2 दिनों से इसी तरह से है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका इलाज क्या है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि जिसे यह याद करता है, अगर वो इसके पास आकर इससे प्यार से बात करे तो यह होश में आ जाएगा। यह सुनकर मैंने सभी को कमरे से जाने के लिए कहा और उसके साथ उसी के बिस्तर पर लेट गई और बोलती रही कि महेश, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम होश में आओ। यह सब मैं अपनी मर्जी के बिना डॉक्टर की सलाह पर ही कर रही थी ताकि उसे होश आ जाए। पता नहीं इसकी वजह से या ऊपर वाले की मेहरबानी से उसे होश आ गया। जब उसे होश आया तो मैं उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी दूरी उससे बना ली, मगर डॉक्टर ने उसे बताया
कि इस लड़की ने तुम्हें होश में लाने के लिए तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम अपनी प्रेमिका के साथ हो। वो तुम्हारे साथ ही है, छोड़कर नहीं गई। इस लड़की ने रात दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी जो सेवा की है वो शायद कोई नर्स भी नहीं कर सकती। इस तरह से महेश को पता लग गया था कि मैंने उसे होश में लाने के लिए क्या क्या किया था। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो मैं उसे घर पर ले गई और बोली कि अब मुझे जाने की इजाजत दो। महेश ने कहा, संध्या, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे होश में लाने के लिए क्या क्या किया है। अब तुम यहाँ से ना जाओ, मगर मैं तुमसे कोई ऐसे बात भी नहीं करूंगा जिससे तुमको मेरे बारे में कोई मौका मिले कि मेरी सोच ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा, महेश, ऐसी कोई बात नहीं, ना ही मुझे किसी का डर ही है, कोई क्या कहेगा, मगर मुझे खुद से डर लगता है कि कहीं मेरे या तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए। महेश ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कभी तुम्हारे कमरे में झांकूंगा भी नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। इस तरह से अब हम दोनों एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह से रहने लगे। दिन में जब वो अपने ऑफिस चला जाता था तो मैं घर का कुछ इधर उधर का काम देख लेती थी, मगर उसने मुझसे कहा हुआ था कि मैं उसके कमरे में ना जाया करूं। मगर एक दिन मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैं उसके कमरे में चली गई और देखा कि उसके कमरे में बहुत सी किताबें थीं, जिसमें मेरी फोटो भी थी, जिसे देखकर मेरे समझ में आ गया था कि महेश अब भी मुझे प्यार करता है। मैंने अब जानबूझकर उससे कुछ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। मैं उससे कहा करती कि इस कमरे से बाहर भी कोई दुनिया है, हमेशा इसी में ना रहा करो। एक दिन महेश आया और बोला, क्या बात है, लगता है आज कुछ उदास हो। मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो। उसने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं उसका कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ। अब मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है और तुम भी पूरी तरह से ठीक हो। अब यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों, ऐसे क्या बात हुई है जो एकदम से ऐसा सोच रही हो। मैंने उससे कहा, देखो, हमें सच्चाई के धरातल पर रहना चाहिए। ना तुम मुझे अपनी माँ मान सकते हो और ना ही मैं तुम्हें अपना बेटा मान सकती हूँ। तुम्हें भी पता है कि कुछ समय पहले हम दोनों एक दूसरे को किन नजरों से देखा करते थे, मगर मेरी तकदीर मुझे कहाँ पर ले आई है यह मैं ही समझ सकती हूँ, शायद और कोई नहीं समझ पाएगा। हम एक ही छत के नीचे किस रिश्ते से रह रहे हैं, ये ना मैं आज तक जान पाई हूँ और ना शायद तुम ही समझ सके हो। तुम भी जवान हो और मैं भी, हमारे कदम कभी भी डगमगा सकते हैं, जिसका नतीजा शायद पता नहीं क्या होगा। इसलिए तुम मुझे जाने से ना रोको। मेरी बात सुनकर वो बोला, सुनो संध्या, तुम्हारी शादी मेरे बाप से एक समझौता था। अगर तुम्हारे चाचा ने मेरे बाप से कर्जा ना लिया होता तो क्या यह शादी हो सकती थी? शायद फिर मेरे साथ होती, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारा हाथ मांगने वाला था। मैं तुम्हें अभी भी उन्हीं नजरों से देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर खुलकर कहूँ तो मेरे बाप ने अपने पैसे के बलबूते पर तुमसे शादी की थी। शादी दो दिलों का मिलन होता है। तुम सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे बाप को कभी अपने पति के रूप में देखा था? अब मैं कुछ भी कहने लायक नहीं बची थी, मगर उसने पूछा, बोलो, चुप क्यों हो? उसकी इन बातों को सुनकर मेरा रोना निकल आया। मैं उससे बोली, वो सब मुझसे न सुनो, क्योंकि यह बात कहने और सुनने की नहीं है। महेश ने कहा, नहीं, आज खुलकर बताओ और अपना दिल हल्का कर लो, फिर शायद तुम्हें जिंदगी भर यह मौका कभी न मिले। महेश ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। संध्या, तुम मेरी नजरों में आज भी वही संध्या हो। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी मानता हूँ। यह कहकर उसने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर बोला, आज के बाद मुझे कभी याद ना दिलाना। वो सब एक भयानक सपना समझते हुए भूल जाओ। मेरी आंखों से बस पानी ही बह रहा था और वो बोल रहा था, अब इन आंसुओं को बचा कर रखो, शायद कभी जरूरत पड़े। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कभी ना बोलना, वरना मैं फिर से टूट जाऊंगी। उसके बाद महेश और मैंने कोर्ट में जाकर अपनी शादी कर ली। अब मेरी जिंदगी से बुरा वक्त खत्म हो चुका था। हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत
और हम बहुत खुश थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।